करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, तो इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रॉपर तरीके से हर एक स्टेप को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना 100% तय है। आपका चाहे नीट हो, जेईई कोई सा एग्जाम है, तो हर एक लेवल पर जाकर इसको कवर किया जाएगा और गारंटीड यहाँ से न्यूमेरिकल एक आता ही आता है। और यहीं से आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा डाइवर्सिटी, मतलब जो क्वेश्चन की वैरायटी की बात करें ना, वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। सामने एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पे लिखा होगा R=V/I, जिसको हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। तो ये कोई वैसा फार्मूला नहीं है जिसको आपने पहली बार देखो। आपने अगर 10th क्रॉस किया है, 10th क्रॉस किया ही होगा अगर आप इस टाइम पे 12th या 12th पास आउट हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये फार्मूला आपको पहली बार 10वीं स्टैंडर्ड पढ़ाया जाता है, और डेफिनेशन बिल्कुल एज इट इज आपको लिखवाई जाती है। सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन कंपटीशन में अगर इतने से क्वेश्चन बनाता तो फिर 10वीं क्लास का बच्चा भी इसको पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। नहीं कर पाता, रीजन कि केवल इतने से काम नहीं चलेगा हमारा, ठीक है। चलो देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो इसमें हेडिंग डाल रखी है हमने ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट passing through it if physical conditions like temperature, pressure etc will remains constant। मतलब ओम्स लॉ जो था ये कब वैलिड होगा, जब फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कैसे होंगे, कांस्टेंट। किसके, कंडक्टर के। बात समझ में आ रही? तो उस कंडीशन पर बेस से फार्मूला डेफिनेशन के हिसाब से निकल के आता V/I। इसको हटाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर एक कांस्टेंट लेके आएंगे जिसको हम लोग R कह रहे हैं, और फिर यहां पर हमने लिखा कि R एक कांस्टेंट है। R एक कांस्टेंट है जो कि एक नए नाम जाना था रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हर एक बात को हम अच्छे से समझेंगे। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे लिखा इट इज द ऑब्स्टेकल, इट इज द ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट। मतलब जो करंट का दुश्मन है कंडक्टर में, वो कौन है, रेजिस्टेंस है। तो करंट के रास्ते की जो रुकावट है, करंट का जो दुश्मन कह सकते हैं ना, कौन है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इस फार्मूले से आप यूनिट निकाल सकते हैं। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और I मतलब करंट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या बन जाता है, वोल्ट, और करंट का एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर या आप इसी को कहते हैं ओम। जनरली आपको ओम करके ही मतलब यूनिट देगा इसका, ठीक है। फिर इसी से मिलता जुलता नाम यहाँ पर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब इट इज द रेसिप्रोकल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस का जो उल्टा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को यहाँ पर महो भी कहा जाता है। अब जैसे साइंटिस्ट को ओम, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने नाम पर इसका यूनिट रख लिया ओम। अब कोई होगा मान लो फॉर एग्जांपल, या उन्होंने ही क्या किया कि इसके लिए यूनिट जो डिसाइड हो रही थी ओम इनवर्स, इसको फिर उल्टा करके बोल दिया महो। ओम का उल्टा महो कह दिया। अब रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी है, फिजिकल डायमेंशन, जो कंडक्टर की लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, इन दोनों पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिख रखा है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और बाई में क्या यहाँ पर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अब इसको फिर से देखो, हटाने के लिए क्या करना है, कांस्टेंट लेके आना, जिसका नाम यहाँ पे रो है। रो को यहाँ पर क्या कहा गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब इसका यूनिट भी जैसे मान लो कभी आपसे पूछ लेगा तो आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं भाई। इसका यूनिट कैसे निकालोगे, R का मतलब ओम है, और ये हमारे पास मीटर, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाई मीटर, फाइनली क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर हमने लिख रखी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टेंस, और वैसे ही रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टिविटी। अब इसका फार्मूला भी देखो, आप लिख सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सिग्मा बराबर क्या बन जाएगा यहाँ से, 1/ρ। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, जैसे हमारे पास ओम इंटू मीटर है, तो ये बन जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसी को साइमन भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, तब ये फार्मूला वैलिड होगा।
अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो फाइनली वहां पर जो रेजिस्टेंस है उस पर भी कुछ असर पड़ेगा। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरिएशन है, वो यहाँ पर फार्मूला में लिख रखा है, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर टी मतलब रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आर नॉट का मतलब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा, आप इन सबको याद रखना है, आपको डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल में काम आएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, जबकि यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा, टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर घटता है। ये ऐसे पूछ सकता है कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और जबकि सेमी कंडक्टर का घटता है। अब इसमें कहानी उल्टा कैसे आ गई, तो इसको पढ़ने के लिए पूरा चैप्टर हमारा पढ़ा है। ऐसा नहीं कि ये पॉइंट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जाए और आप इसको अच्छे से समझ जाओगे, नहीं समझ पाओगे, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर आपके 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर का एक चैप्टर होता है, तो वहां पर आप इसको पर्टिकुलर समझेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर मटेरियल होते क्या है। ठीक है। तो ये हमारी बेसिक थ्योरी थी, बाकी इस पर भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, ये फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनाएगा, जबकि इसकी जो वेटेज है क्वेश्चन में बहुत ज्यादा है। फिर इसके बाद ये जो फार्मूला, इस पर भी डायरेक्ट आपको पूरे चैप्टर में भी यहां से स्टार्ट होता है पूरा चैप्टर हमारा, और जहां पर भी करंट है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी कुल मिला करके वो फार्मूला ये काम आएगा हमारा। बात समझ में आ रही? तो ये R इक्वल टू V अपॉन आई यहां से स्टार्ट होगा और आगे कंटिन्यू बना ही रहेगा। बात समझ में आ रही? तो आप इसको एक बार देख लो, इसमें कहीं पर कोई पॉइंट आपको ऐसे डाउट लगे तो दोबारा देख लेना। चलिए टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। तो खैर मान लो आपकी थ्योरी हो गई, और इतना सभी जगहों पर सारे टीचर पढ़ाते हैं, इसमें कोई नया नहीं कि भाई देखो हम जो है ना आइंस्टीन है, बाकी सब दुनिया में बेवकूफ है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाएगा। बाकी आप खुद डिफरेंस है कभी फील करेंगे कि अच्छा क्वेश्चन का वेटेज जो मिल रहा आपको, जो क्वेश्चन की वैरायटी मिल रही है, शायद आपको कहीं और ना मिले, हो सकता है मिल भी जाए, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि आपको बहुत रेयर केस में कोई टीचर इतना लेके जाएगा डिटेल में। और फिजिक्स का मतलब ये होता है कि फील करना, जब तक आप क्वेश्चन को करते समय एक बढ़िया सा अप्रोच, ऐसा नहीं कि अच्छा देखो ये क्वेश्चन आया, इसका ये फार्मूला, ये डाटा दिया है, इसको रखो और आपका आंसर आ गया। फिर वो एक तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं ना गुणा भाग करना, वैसा आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। और हम क्वेश्चन की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि भाई इससे ज़्यादा इस टॉपिक पर, इस फार्मूले पर क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, वहां तक हम लेके जाएंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला हमारा जो इसमें दिया हुआ है R इक्वल टू रो एल बाई ए, इस पर हमें ज़्यादा चर्चा करनी। R इक्वल टू V अपॉन आई, ये तो पूरे चैप्टर में ही मतलब डिस्कस करना है, लेकिन अभी जो फार्मूला हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ये वाला रो इंटू एल बाई ए। ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहला जो आपको केस मिलेगा, क्वेश्चन देखो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम उसको ज़्यादा खींचे फिर आप कहो नहीं सर बढ़िया मजा आ गया। वो सब छोटे छोटे चुटकुले आप देखो और आंसर ले आओ, उन क्वेश्चन पर हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ये पूछा जाता है कंडक्टर को हमने क्या किया, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने का मतलब खींचा। अब जैसे मान लो इसको आप मान लो कंडक्टर, ये है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और ये इसकी लेंथ, और मान लो किसी मटेरियल का है ये, मान लो फॉर एग्जांपल कॉपर है, तो इसकी रेजिस्टिविटी कुछ यहाँ पर डिफाइंड हो गई होगी। ठीक है। अब हम अगर इसको खींचेंगे तो यहाँ पर इसकी लेंथ तो बढ़ेगी, साथ में क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, यहाँ पर घटेगा, डिक्रीज करेगा। और सामने साफ साफ दिख रहा है कि जब भी लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया क्रॉस सेक्शन घटेगा तब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो जब आप एक वायर को, एक कंडक्टर को स्ट्रेच करते हैं तो फाइनली वहां पर इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। लेकिन रेजिस्टेंस तो चेंज हुआ, लेकिन कुछ पॉइंट, कुछ पैरामीटर इसके हैं जो चेंज नहीं हुए। एक तो इसका नेचर, मतलब ऐसा नहीं कि आपने इसको खींचना स्टार्ट किया, ये थी मान लो कॉपर की और ये सिल्वर की बन गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कहे की रहेगी, कॉपर की ही रहेगी। अगर आप इसको खींचेंगे तो इसका नेचर चेंज नहीं होगा। क्या क्या चेंज होगा, लेंथ बढ़ेगी और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका डिक्रीज करेगा।
टोटल मास उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। और मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी भी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो ये डेंसिटी भी इसकी चेंज नहीं हुई, मतलब कि इसका वॉल्यूम क्या रहेगा थ्रू आउट ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग। मतलब जब आप इसको खींचेंगे तो खींचते समय इसका टोटल मास या कह सकते हैं डेंसिटी या कह सकते हैं इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑन स्ट्रेचिंग। ऑन स्ट्रेचिंग वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर या वायर जो भी कहें, ये कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। चलो एक ही लाइन में खत्म कर लो, ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ये पॉइंट हमारा। वायर का जो वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो जैसे ये मान लो कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, अब ये सब क्वेश्चन देखना है कि आपको टीचर बड़े जोरों शोरों से कि अच्छा देखो ये मैंने क्वेश्चन लाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बट वो सब क्वेश्चन आप देखो और ऐसे टिक कर लो। ऐसा आपको मेथड यहाँ पर बताने वाले हैं। लेंथ इसकी एल नॉट, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका है ए नॉट, रेजिस्टेंस है आर, रेजिस्टिविटी रो, और इसको यूनिफॉर्मली खींचा जा रहा, पूरे कंडक्टर खींचा जा रहा। तो कुछ टाइम बाद इसकी जो लेंथ है ना वो मान लो कुछ बढ़ करके एल हो गई, और एरिया क्रॉस सेक्शन इसका ए हो गया। रेजिस्टेंस यहाँ पर मान लो आर डैश, या इसको भी आर नॉट कर लो और इसको आप आर कर लो। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ की लेंथ और यहाँ के क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा। तो फाइनली अब ये बताना रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, आप इसको रो एल बाई ए ये लिख सकते हैं। अब आप ये लिख सकते हैं कि जो आर है वो प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होगा। और इसमें करते हैं थोड़ा सा कलाकारी, बताओ थोड़ा सा कलाकारी कर लिया जाए। आप इसमें क्या करिए कि एल से मल्टीप्लाई करो, एल से डिवाइड करो। अब एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम हो जाएगा। एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो ये वाली चीज क्या है भाई, हमारी वॉल्यूम। तो आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम हो जाएगा। और हमने लिखा क्या, जब भी वायर को स्ट्रेच किया जाएगा तो वहां पर इसका वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, फाइनली यहां से आप ये लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस हमारा वो प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब लेंथ तो अगर हम डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस उसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। स्क्वायर टाइम्स मतलब कि डबल किया तो कितना बढ़ जाएगा, ये 4 टाइम्स। बात समझ में आ रही, लेंथ आपने 3 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, उसका स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स। अब ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब वो बढ़िया एक कहानी कि अच्छा कंडक्टर लेंथ दिस और इसको खींचने के बाद इसकी लेंथ को आपने डबल कर दिया, तो अब बताओ रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा। तो वो सब क्वेश्चन बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप ज़्यादा टाइम लेकर सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ से डायरेक्ट देख लो, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है। अब इसी में जैसे देखो दूसरा केस आपको ऐसे पूछेगा कि मान लो कि आपको लेंथ का जो कह सकते हैं ना कि लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा कि जैसे मान लो कोई कंडक्टर ये और इसकी रेडियस है मान लो आर नॉट, अभी रेजिस्टेंस है आर नॉट, ठीक है। और आपने इसको खींचने के बाद इसकी जो रेडियस है वो चेंज हुई होगी। रेडियस इसकी है मान लो इस टाइम पर यहाँ पर अभी स्मॉल आर, ठीक है, रेडियस इसकी स्मॉल आर, और लेंथ वगैरह ये भी कुछ मान लिया जाए रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहे हैं। फिर इससे वही बात कि भाई इसका वॉल्यूम जो है ना वो चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो आप ये फिर से लिख सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए के प्रोपोर्शनल होगा। फिर इसे यहां पर क्या करना कि इस बार आपको ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है, एल इंटू ए, और बाई में क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर। एल इंटू ए का मतलब क्या है, वॉल्यूम। तो फाइनली यहां पर बन जाएगा आर प्रोपोर्शनल वॉल्यूम बाई एरिया स्क्वायर। और वॉल्यूम कैसा है यहाँ पर, कांस्टेंट है, चूंकि हमने जब भी ये शब्द लिखा है स्ट्रेचिंग तो वहां पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप यहां से आर प्रोपोर्शनल
1/a², ये लिख सकते हैं। बताओ, अब ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो दैट इज πr², और r² की पावर फिर से यहाँ पर डबल करेंगे तो फाइनली यहाँ पर π², ये बन जाएगा r की पावर 4, और पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है तो फाइनली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा हमारा वो रेसिप्रोकल ऑफ r की पावर 4 हो जाएगा। मतलब ये निकला कि यहाँ पर अगर हम इसको खींचने के बाद इसकी रेडियस हाफ कर दें, रेडियस हाफ कर दें, तो फाइनली ये 1/2 यहाँ पर जो रेडियस आपने डिक्रीज किया, रेडियस डिक्रीज करने का मतलब है कि आपने हाफ कर दिया, तो पावर 4 टाइम्स फाइनली कितना बन जाएगा, 16 टाइम्स। मतलब कि अगर हम रेडियस r को डिक्रीज करके हाफ कर दें, ठीक है, r डिक्रीजेस टू हाफ, तो रेजिस्टेंस यहां पर कितना हो जाएगा, ये 16 टाइम्स। रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, 16 टाइम्स। तो कुछ अच्छा ये भी थोड़ा सा समझना है इसमें कि भाई ये फार्मूला आंख बंद करके नहीं रटना। जैसे नीट है आपका तो चलो ठीक है भाई, जेई मेंस है, ठीक है, वो बात अच्छी है, लेकिन जेई मेंस में भी या फिर नीट में भी कभी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं कि मतलब कि इतना ही सिंपल क्वेश्चन देगा, वो कभी ना कभी एक बढ़िया क्वेश्चन बनाएगा, और जब बढ़िया क्वेश्चन बनाएगा तो फिर उसका नॉलेज अगर आपको पहले से नहीं आता है तो फिर गारंटेड वहां पर आपके पास इतना टाइम रहेगा भी नहीं। अगर आप बहुत ही स्मार्ट हैं तो फिर आप चलो ठीक है, आपने पहले कभी कुछ वैसा सीखा ही नहीं, फिर भी आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो एक तो मान लो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। नहीं तो जनरली हम वही क्वेश्चन कर पाते हैं जिनके जैसा हम पहले क्लासरूम में पढ़े होते हैं, या फिर हमने कहीं पर क्वेश्चन वैसे सॉल्व किया होता है। हूबहू नहीं आता, लेकिन फिर भी उसके जैसा हमने क्वेश्चन कर रखा, फिर हम उसको सॉल्व कर ले जाते हैं। और बिल्कुल नया क्वेश्चन है तो गारंटेड फिर आप उसमें क्या टाइम लोगे, और पेपर में इतना टाइम नहीं होता। तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, और इन तीनों सब्जेक्ट में अगर तुमने फिजिक्स को ही सारा टाइम दे दिया, फिर फाइनली सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। वैसे कि आप वहाँ पर पीएचडी करके चले जाओगे, सर मैंने फिजिक्स में टाइम लेकर क्वेश्चन सॉल्व किया और बढ़िया से मैंने सॉल्व किया, फाइनली आंसर भी आ गया। अब कितने टाइम में सॉल्व किया कि भाई चलो 10 मिनट टाइम ले लिया, अब इतना टाइम देना ही नहीं आपको। बात समझ में आ रही? तो ये तो खैर मान लो फार्मूला तब यूज करेंगे हम लोग जब कंडक्टर बिफोर स्टिचिंग यूनिफॉर्म है और आफ्टर स्टिचिंग भी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब इसका पूरा थ्रू आउट लेंथ, एरिया हर एक पॉइंट कैसा है, सेम है। और जब आपने इसको खींचा, खींचने के बाद भी हर पॉइंट का एरिया क्या है, सेम है। लेकिन कभी न कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर कहेगा कि आपने इसका केवल इतना पार्ट ही क्या किया, खींचा, बाकी पार्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया। मतलब कि यहाँ पर अब स्टिचिंग के पहले और स्टिचिंग के बाद क्रॉस सेक्शन एरिया हर पॉइंट पर कुछ सेगमेंट का इक्वल रहेगा, मतलब बराबर रहेगा हर पॉइंट पे, और कुछ सेगमेंट का दूसरा कुछ एरिया बन जाएगा। तो फिर वहां पर ये फार्मूला आप डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही? चलो इसको आप नोट करो, फिर वो क्वेश्चन भी हम करवा देते हैं। तो चलिए देखो, जैसा भी आपको हमने बताया कि ये जो फार्मूला था R प्रोपोर्शनल 1/r की पावर 4, ठीक है, ये तब तक वैलिड है जब तक बिफोर स्टिचिंग, आफ्टर स्टिचिंग, थ्रू आउट लेंथ ऑफ कंडक्टर एरिया एट एनी पॉइंट विल रिमेन्स कांस्टेंट, तब के लिए फार्मूला है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन एक बार देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार आप इसको रीड करके, और अभी आपको एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हैं तो आप इतना है कि आप समय यहाँ पर लेकर इसको सॉल्व जरूर करिए, ठीक है। आप बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं कि चलो सर जो है ना 5 मिनट से ज्यादा टाइम, अभी तुम आराम से इसको सॉल्व करो। इसमें कितना % आप खुद अपनी तरफ से सही लिख पा रहे हैं वो आपका ही नॉलेज होगा। अगर आप कुछ भी नहीं लिख पा रहे, कुछ ना कुछ तो जरूर लिख लोगे। जैसे आप इस क्वेश्चन का एक फिगर ही बना सकते हैं, उस फिगर में कुछ डाटा आप लिख सकते हैं। अगर ये भी आप लिख पा रहे हैं तो मतलब आपको फिजिक्स आ रही है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा। और क्वेश्चन सामने लिखा, आप इसको रीड करने के बाद आप समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन का मतलब क्या है और इसका फिगर कैसा बनेगा, तो फाइनली आप मतलब कि नॉलेज आपका बहुत पुअर है। जितना हो सकता उतना आप स्क्रीन पॉज करके इसमें जो फिगर बनेगा, उसमें जो डाटा लिखा जाएगा,
ठीक है, कि यहाँ पर जैसे लेंथ हमने जो इंक्रीज किया है, फाइनल लेंथ टोटल कितनी हो गई, 3/2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, मतलब इसकी जो पहली लेंथ थी उसकी 3/2 टाइम्स हो चुकी है। तो ये सारा डाटा पहले फिगर बना लो, उसमें आप मेंशन कर लो, फिर आप थोड़ा बहुत जो भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कर लेना, उसके बाद तब फिर आप अपना आंसर मैच करना है इसमें। ठीक है, चलो आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, अपना जो भी सोल्यूशन है कैलकुलेशन एक बार इस मैच करिएगा। क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं हम यहाँ पे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन टू 4 टाइम्स इट्स वैल्यू, a fraction of its length is stretched uniformly till the full length of wire becomes 3/2 times the original length. What is the value of this fraction? अभी देखो हमने जब कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज किया था तो वहां पर फार्मूला R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, लेकिन वो कब था, जब पूरे कंडक्टर को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच किया जाए। और अगर हम लेंथ तो डबल कर दें, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। अब आप देखो यहाँ पर सबसे बड़ी जो कह सकते हैं विडंबना, हिंदी में जो भी कहो, वो ये है कि यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस कितना बढ़ाना है, देखो रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें बढ़ाना है 4 टाइम्स। रेजिस्टेंस कितना बढ़ाना है, देखो यहाँ पर 4 टाइम्स, और लेंथ केवल कितनी इंक्रीज करना है आपको, प्रीवियस लेंथ की, ये हमारे पास 1.5 टाइम्स। तो कहने का मतलब कि डबल अगर लेंथ इंक्रीज होती है और इनफॉर्मली पूरे कंडक्टर को ही इंक्रीज किया जाता, लेंथ पूरे कंडक्टर की ही इंक्रीज की जाती, तो उस केस का आंसर 4 टाइम्स बन जाता, डायरेक्ट कैलकुलेशन होता। लेकिन यहाँ पे लेंथ तो 3/2 टाइम्स इंक्रीज करने के बावजूद भी रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया, 4 टाइम्स। मतलब ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। एक बार इसको आप फिर से हम करें कि आप एक बार इसको ट्राई जरूर करिए। ठीक है, चलो अब देखना, सबसे पहले फिगर इसका बहुत बेसिक से, ज्यादा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, आराम आराम समझिएगा। देखना यहाँ पे, जैसे ये मान लो कोई कंडक्टर है हमारा, ये है कोई कंडक्टर, ठीक है, कोई कंडक्टर है, इसकी इनिशियल लेंथ है L और रेजिस्टेंस इसका R, इसकी विजिबिलिटी ठीक है कि नहीं, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है, देख रहा हूं, लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, और आपको इस कंडक्टर का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हमने नाम दिया X, बाकी जो लेंथ है L-X, इस L-X लेंथ को तुम्हें जरा सा भी टच नहीं करना है, X लेंथ को ही क्या करना, तुम्हें चेंज करना है। और तब तक इस X लेंथ को खींचना है जब तक टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर 3/2 टाइम्स, इस लेंथ का 3/2 टाइम्स ना हो जाए। तो चलो इसका देखो फाइनल फिगर ऐसा कुछ बनेगा, कंडक्टर का जो लेंथ L-X है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी का जो सेगमेंट हमारे पास X लेंथ का, वही क्या होगा, यहां पर चेंज होगा, कुछ ऐसा शेप ये एक्वायर कर लेगा, कंडक्टर का फाइनल कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। ये बताओ, ऐसे कुछ बन जाएगा ये अभी भी जो लेंथ ना हमारे पास, इसको L-X, अब चूंकि आपने X को चेंज किया तो ये नई लेंथ है, इसको हमने मान लिया X डैश, ठीक है, और टोटल लेंथ है कितना, 3/2 टाइम्स ऑफ L, ये टोटल लेंथ है इसकी। यहां पे इस पूरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, यहां पर इस पूरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस मान लो R डैश। ठीक है, अब ये बताना है सबसे पहला पॉइंट, L-X का जो वॉल्यूम है लेंथ का, ये तो वही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, इसका रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। X पार्ट का जो रेजिस्टेंस पहले था और जो रेजिस्टेंस अब है, इसमें ही चेंज होगा। बताओ, X डैश और X, इसी लेंथ का रेजिस्टेंस यहां पर चेंज होगा, और टोटल जो रेजिस्टेंस यहां पर R है, इसका ये जो रेजिस्टेंस टोटल R डैश बन रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस इस टोटल रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स है।
तो पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा कि इतने का जो वॉल्यूम है, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट का वॉल्यूम V और ये वाला पार्ट का वॉल्यूम मान लो V0, या इसको V और इसको V डैश मान लो। ये आपस में क्या रहेंगे? इक्वल। ये तो पहले से इक्वल है, टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। आप टोटल वॉल्यूम चाहे दिस प्लस दिस बराबर दिस प्लस दिस लिखो, और चाहे तो सिंपल लिख लो भाई V बराबर किसके? V डैश के। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हम ये लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है x लेंथ का V और x डैश का V डैश, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। बताओ V का वैल्यू कितना है? यहाँ से इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पर मान लो A है, और यहाँ पर भाई कितना मान लिया जाए? A डैश। तो क्या लिखें? A इंटू एक्स, क्या लिखें? A डैश इंटू एक्स डैश। अब यहां से आप देखो x डैश का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, ये निकाल लो आप। x डैश का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कैसे निकाला जाए? देखो 3/2l बराबर कितना है? l माइनस एक्स प्लस एक्स डैश। ये l लेफ्ट हैंड साइड आएगा, माइनस l हो जाएगा, 3/2l माइनस l, फाइनली यहां पर कितना बन जाएगा? l/2। बताओ, और ये माइनस एक्स साइड आएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स डैश का वैल्यू यहां से आ जाएगा 0.5 l प्लस एक्स। इतनी बात आ रही समझ में? ये हम लोग देखो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं कि हमें इन डाटा, ये जो डाटा हम एक्स डैश मान के बैठे थे और फाइनली यहाँ पर हमने एक्स डैश को रिप्लेस किया इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये सब अभी आगे चल के हमें यूज करना है। तो ये तो पहला पैरामीटर था, पहला जो इक्वेशन था। अच्छा, एक्स डैश का वैल्यू यहाँ पर आप रिप्लेस कर लोगे, तो यहाँ से आप इसको a इंटू एक्स बराबर, शायद जगह कम पड़ जाए तो देखो हम क्वेश्चन को भी यहां से हटा दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम यहां से हटा दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को यहां से हटा दिया जाए। बढ़िया क्वेश्चन। देखो हम इसको ऐसा नहीं, चलो इसके लिए भी कोई ट्रिक आपको ला करके दे दे। अच्छा देखो ट्रिक मिल गई है। ट्रिक वाली जो पढ़ाई है ना फिजिक्स में काम नहीं आती। ट्रिक जो हमने अभी आपको बताई भी थी ना, उसको ट्रिक नहीं कहा जाएगा, उसको आ जाए कॉन्सेप्ट। उसको हमने आपको पहले समझाया, फिर आपको बताया कि भाई देखो, हाँ चलो ठीक है, पुरानी बातें बार बार। तो अब यहां से आप a इंटू एक्स बराबर किसके? a डैश इंटू एक्स डैश। एक्स डैश का वैल्यू यहां से लिख लो 0.5 प्लस एक्स। ठीक है, 0.5l प्लस एक्स। तो इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ का जो टोटल डिस्टेंस है r डैश, यहाँ के डिस्टेंस का 4 टाइम्स। अब r डैश में एक तरह का डिस्टेंस है, दो तरह का। इस वाले पार्ट का डिस्टेंस है कुछ अलग, और x डैश वाले पार्ट का डिस्टेंस है कुछ अलग। यहाँ का डिस्टेंस है r1, यहाँ का डिस्टेंस है r2। अब थोड़ा बहुत देखो हल्का फुल्का आपको जरा सा मतलब नॉलेज पहले से इतना पता होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट होता है टोटल, वो r1 प्लस r2 एंड सो ऑन ऐसे बनता जाएगा। तो दोनों डिस्टेंस किसमें? सीरीज में। तो इनका टोटल जो r डैश का वैल्यू आएगा r1 प्लस r2 आएगा। ठीक है, तो आप यहां से देखो क्या लिख सकते हो? r डैश बराबर r1 प्लस r2 और बराबर क्या? 4 टाइम्स ऑफ r। r1 कितनी लेंथ का डिस्टेंस है? l माइनस एक्स। तो आप इसको रो l माइनस एक्स बाई ए प्लस, अच्छा ये जो क्रॉस सेक्शन है ना ये वाला, ये तो वही रहेगा पुराने वाले के बराबर, प्लस r2। r2 का वैल्यू कितना लिखा जाए बताओ? रो इंटू लेंथ कितना है? एक्स डैश, और बाई में एरिया कितना है? ए डैश, बराबर 4 टाइम्स ऑफ r। तो यहाँ का जो डिस्टेंस टोटल कितना है? रो l बाई ए। रो ने रो को मार दिया है ना। ठीक है, चलो यहां से हम इसको l माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स डैश बाई ए डैश 4l बाई ए, यहां तक लिख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो आप यहां से पहले ऊपर ऐसे जाइएगा, फिर आप ऐसे नीचे आकर के फिर यहां से आप ऐसे जम कर जाना है। ठीक है, चलो अब ये बताना, देखो हमारे पास थोड़ा सा इसमें और कलाकारी क्या करने की, आप इस पूरे को दोनों साइड में जो दिया है ना टर्म, इसमें आप ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो।
तो ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बनेगा एल माइनस एक्स प्लस एक्स डैश इंटू ए बाई ए डैश, और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, केवल 4l। अब आप देखो एक्स डैश का वैल्यू यहां से रिप्लेस कर लो इसमें, और ए बाई ए डैश, इस चीज को थोड़ा और आप शॉर्ट कर सिंप्लीफाई कर लो। यहां से हमें क्या मिलेगा, हमें रिप्लेस क्या करना है, ए बाई ए डैश, तो आप इसको ए बाई ए डैश लिख सकते हैं क्या, ए बाई ए डैश 0.5l प्लस एक्स और बाई एक्स, ये रिप्लेस कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, पेशेंस बना कर रखिए, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिल सकते, मिल सकते हैं। अब अगर पहली बार क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, फिर आप फेल जाओगे, कहोगे सर मतलब जो है ना क्वेश्चन छोड़ दिया हमने। ठीक है, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को आप इतने मन से समझोगे ना कि अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं आया हुआ है तो आप इसको अरे शायद इतना लेवल कहाँ आ गया, तब फिर क्या करोगे। तो हमें उस लेवल तक अपने आप को लेके जाना है जहां पर फिर एक क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन, आपको हम बार बार बात बताते हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, जो 22-23 लाख बच्चे आपके नीट में फॉर्म भरते हैं ना, एक सिंगल क्वेश्चन आपको कम से कम 20 लाख बच्चों को, 22 लाख बच्चों को पीछे करने का मौका देता है। बेसिक लेवल का नॉलेज, एवरेज नॉलेज वो सबके पास होगा, तो उसमें कोई क्वेश्चन है तो सारा क्वेश्चन हो सकता है कि लगभग 4 लाख बच्चे सॉल्व कर लिए हों, लेकिन अब पता चला कि तुम्हें ये क्वेश्चन मिला, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल मुश्किल से 1 लाख बच्चे हैं। तो धीरे धीरे करके आपने क्या किया कि सारे बच्चों को पीछे निकलते चले गए। सही मायने में रैंक को जो डिसाइड होती है ना, अच्छे क्वेश्चन से डिसाइड होती है। बात समझ में आ रही? तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। अब यहाँ पर ए बाई ए डैश, उसका वैल्यू वहां से रिप्लेस कर लो आप, एल माइनस एक्स प्लस एक्स डैश इंटू ए बाई ए डैश, कितना हमारे पास 0.5 एल प्लस एक्स बाई में क्या एक्स बराबर क्या 4l। एक्स डैश का वैल्यू यहां से आप फिर से रिप्लेस करिएगा, एल माइनस एक्स प्लस एक्स डैश कितना 0.5l प्लस एक्स इंटू 0.5l प्लस एक्स, और पूरी का डिवीजन में नहीं है एक्स, केवल है इतने के टर्म, बराबर क्या 4l। अब देखो यहाँ पर बायोलॉजी वाले बच्चे ज्यादा ध्यान देंगे, यहाँ पर हम देखो x मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो x मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर l इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बायो वाले बच्चे ध्यान देंगे थोड़ा। 0.5l प्लस एक्स, 0.5l प्लस एक्स, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.5l इंटू 0.5l, आप इसको 0.5l का स्क्वायर प्लस 0.5l इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं, बताओ, प्लस x को फिर से हमें क्या करना है 0.5 इंटू एल से मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज 2 बार लिख दी जाएगी 0.5lx प्लस 0.5lx, तो सिंपल हम इसको l इंटू एक्स लिख लेते हैं प्लस x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, और ये जो बाई का x है ना, इधर तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर पूरे के डिवीजन में आ जाएगा, पूरे के डिवीजन में आकर के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फाइनली कितना बन जाएगा 4lx, ये बन जाएगा। ठीक है, देखो कुछ कैंसिल हो सकता है इसमें, हाँ, एक्स स्क्वायर खत्म, एल इंटू एक्स प्लस एल इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2lx प्लस 0.5l स्क्वायर, आप इसको 1/2 एल स्क्वायर, आप इसको 1/4 एल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास देखना भाई 4lx, 2lx को राइट हैंड साइड ले जाओ, माइनस 2lx होगा, तो ये एल स्क्वायर बाई 4 बराबर क्या 2lx। ठीक है, ये राइट हैंड साइड गया माइनस हो गया, एक एल ने एल को मार दिया, फाइनली यहां से देखना ये l/8 आ जाएगा बराबर x। अब हमसे पूछा क्या है, शायद कुछ बच्चे अच्छा सर पूछा क्या है, हम क्या कैलकुलेट करते जा रहे हैं, हमसे पूछा जो पार्ट हम खींच रहे हैं ना वो कितना फ्रैक्शन है, उसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है। तो फ्रैक्शन का मतलब जो पार्ट आपने खींचा है और बाई में टोटल लेंथ, मतलब x/l पूछा है। अब x/l का वैल्यू देखो साफ साफ कितना दिख रहा है यहाँ पर 1/8,
बात समझ में आ रही? तो शायद उसमें जो भी ऑप्शन हमने लिखा हुआ 1/8 का, तो वो आंसर हमारा सही हो गया। अब इसी को बेसिस मान करके आप नया क्वेश्चन बना लेना। जैसे हमने क्या कहा कि भाई लेंथ हमने क्या किया है 3/2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस में 4 टाइम्स बनाना था। आप नया क्वेश्चन बना लेना। आप लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ा दो सीधा, ठीक है, 3 टाइम्स लेंथ को बढ़ा दो और रेजिस्टेंस आप ये कहो कि वहां पर 10 टाइम्स हो गया। जो भी मतलब नया क्वेश्चन बनाना चाहो, और एक ऐसे ही आप कैलकुलेशन फिर करोगे। मतलब आपने पूरे लेंथ को इंक्रीज नहीं किया, कुछ सेगमेंट को इंक्रीज किया है। अगर लेंथ हम 3 टाइम्स बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा 9 टाइम्स, लेकिन तब जब वो इस पूरे कंडक्टर को यूनिफॉर्मली खींचा जाए। भाषण में आ रही? तो चलो आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इसको आपने बहुत अच्छे समझा होगा। अब एक और वैरायटी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये तो लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा वैसा कुछ, ठीक है। अब जैसे पूछेगा कि लेंथ में इतना परसेंट हमने बढ़ा दिया, ठीक है, लेंथ में इतना परसेंट बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन देखो, नीट है आपका, जेईई मेंस है, दोनों में क्वेश्चन ऐसे बहुत ज्यादा आते हैं। और फिर हम एक बात फिर से कहें कि इस परसेंटेज वाले क्वेश्चन को भी दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व करते हैं वो एक तरीका, ट्रिक बिल्कुल नहीं कहेंगे, और एक वो तरीका जहां पर क्वेश्चन की कोई कंडीशन बेस ना हो। मतलब कि क्वेश्चन जो भी आए तो उसमें हम कोई कंडीशन कि भाई ये कंडीशन आ रही थी तो ये फार्मूला लग पा रहा, बिना कंडीशन का कोई फार्मूला हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो हम पहले छोटा सा एक तरीका सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहेगा इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर, जो भी आप इसको लिखना चाहें, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाई x%। लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज बाई x%। परसेंटेज, देन परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत कॉमन से होते हैं, लेकिन फिर भी क्या, इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो वो मेथड जिसको हम देखें और नीट लेवल पर क्वेश्चन है, आपका जेईई मेंस लेवल का बेसिक सा क्वेश्चन है, उसको हम देखते ही सॉल्व कर लें 4-6 सेकंड 10 सेकंड के भीतर। और जब मान लो कि एक बढ़िया क्वेश्चन बनाएगा तो फिर वहां पर हो सकता है कि आपको 40-50 सेकंड का टाइम देना पड़े, 1 मिनट का टाइम देना पड़े। तो वो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फार्मूले पर काम आएगा हमारे, ठीक। उसकी भी एक कह सकते हैं ना कि जो डिटेल एनालिसिस है, डिटेल कैलकुलेशन, उसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले आप इसको फिर से देखो, फिगर में कन्वर्ट करो। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर ही है, इसकी जो इनिशियल लेंथ है, प्रारंभिक लंबाई इसकी एल मान लेते हैं, ठीक है, इनिशियल लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। और आपने इसकी जो लेंथ ना x% बढ़ा दिया, ठीक है, इसकी जो लेंथ है ना इसको आपने x% बढ़ा दिया। तो भाई यूनिफॉर्मली हमने, अच्छा जो लेंथ हमने बढ़ाई है ना, ऐसा नहीं कि अलग से आपने एक तार लिया और उसको ला करके जोड़ दिया, ऐसा नहीं। ऑन स्ट्रेचिंग, मतलब इसको खींच करके बढ़ाया गया। लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज बाय x% ऑन स्ट्रेचिंग, ठीक है, इसको खींच करके बढ़ा रहे हैं। तो ये बात हम पहले जानते हैं कि लेंथ इसकी अगर बढ़ेगी तो भाई इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, मतलब ये भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मान लो इसका एरिया यहाँ पर a' हो गया, रेजिस्टेंस यहाँ पे r, प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, बेसिक वैसी रहेगी। अभी हमने बताया कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया दोनों पर डिपेंड कर रहा है। जब आप इसको खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, साथ में इसका एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट इन सब के बावजूद टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या लिखा जाए, इंटू एल, फाइनल वॉल्यूम क्या लिखा जाए भाई, a' इंटू एल डैश। अच्छा बताना एल डैश का वैल्यू कितना होगा, x% हमने बढ़ाया है तो पहले से इसकी जो लेंथ है एल प्लस उसी में आपने क्या किया है एल
x% ऑफ एल, x% ऑफ एल। मतलब कि जैसे ये बहुत बेसिक सी बात है कि कहें कि भाई मान लो आज हमारी सैलरी 100 रुपये है एक दिन की, और कल मेरी सैलरी 10% बढ़ करके मिलेगी, तो कल की डेट में कितना मिलेगा? 100 रुपये आज का प्लस 100 रुपये का 10% बढ़ करके टोटल कितना हो जाएगा? 110 रुपये। तो 100 रुपया प्लस 10% ऑफ 100 रुपया, वो लिखा हमने। तो फाइनल इसकी जो लेंथ है ना एल डैश, इसका वैल्यू कितना आएगा? एल 1 प्लस, अब इसको हटाना परसेंटेज टर्म को, तो फाइनली यहाँ पर क्या करना? x/100 ये लिख लेना आपको। फाइनल लेंथ आ गई। तो आप ये बताना यहाँ से a इंटू एल और a डैश इंटू एल डैश कितना आ गया? l इंटू 1 प्लस x/100। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करना कि 100 प्लस x/100, ऐसा नहीं करना भी। तो यहाँ से a डैश का वैल्यू आ जाएगा हमारा a इंटू एल बाई कितना भाई? 1 प्लस x/100। एल तो कैंसिल हो गया, a/1 प्लस x/100 ये आ गया। यहाँ का डिस्टेंस देखो हमारा r है, r का वैल्यू कितना? रो l/a, कहानी नंबर 1। यहाँ का डिस्टेंस है कितना? r डैश, इस r डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा? रो l डैश बाई a डैश। तो ये बताना l डैश का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर लो, l 1 प्लस x/100, और a डैश का वैल्यू यहाँ से देखो कितना हमारे पास? a/1 प्लस x/100। तो बाई की चीज कहाँ जाएगी? ऊपर, और ये चीज फिर से मिल रही है, 2 बार लिखने का मतलब आप इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, रो l/a ये है क्या चीज? पुराना डिस्टेंस हमारा, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं रो l/a को r इंटू 1 प्लस x/100 का होल स्क्वायर। अब परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्टेंस, मतलब कि आपको फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस बाई इनिशियल डिस्टेंस। हिंदी वाले बच्चों को शायद गाना सुनाया गया होगा, नया माइनस पुराना बटे पुराना, और परसेंटेज की बात करनी तो आप 100 से यहाँ पर क्या करो? मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, परसेंटेज की बात करनी 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो अब ये वैल्यू आप रिप्लेस कर लो। r डैश का वैल्यू कितना हमारे पास है? r इंटू 1 प्लस x/100 स्क्वायर माइनस r बाई r, और क्या करना है? मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये मल्टीप्लाई 100 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इस चीज को डेल्टा आर लिख सकते हैं, आप इस चीज को फाइनल माइनस इनिशियल को डेल्टा आर ये लिख सकते हैं, डेल्टा r/r इंटू 100। अब आप देखो यहाँ पे r ऊपर नीचे कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यहाँ पर बचेगा 1 प्लस x/100 होल स्क्वायर माइनस 1, और बाई 1 लिखो चाहे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या करना है यहाँ पे? 100। ठीक है, अच्छा देखो ये तो मतलब हमारा फार्मूला बन गया। कोई सभी, अब जैसे मान लो आपको यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी दिया हो, अगर आपको 100% एक्यूरेट आंसर लाना, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं करनी है, तो यहाँ पर ये फार्मूला आपको डायरेक्ट यूज करना है। लेकिन जैसे कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पर आपको पेन भी नहीं खोलना पड़े, और उस क्वेश्चन को भी आप इतना ज्यादा टाइम दे दिए कि पता चला कि क्वेश्चन आंसर तो ला दिए, लेकिन उस क्वेश्चन को उतना टाइम देना ही नहीं था आपको। तो इसमें एक कंडीशन लिखते हैं, यदि हिंदी में थोड़ा लिख लेते हैं बीच में, x का वैल्यू 5% या 5% से कम है, 5% या 5% से कम है। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 5% है, 5% से कम है, तो हम कह सकते हैं ना ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। अब बहुत कम चेंज है, तो फाइनली यहां पर आप इसमें यूज कर सकते हैं बाइनोमियल का यूज किया जा सकता है। तो चलो यहाँ पे बाइनोमियल यूज करने के बाद डेल्टा r/r इंटू 100 बराबर क्या लिखा जाए? देखो यहाँ से 1 प्लस, बाइनोमियल थ्योरम आपको पता ही होगी, 1 प्लस एक्स पावर n बराबर क्या? 1 प्लस nx। तो फाइनली यहाँ पर ये 1 प्लस 2x बाई 100, और क्या देखना है यहाँ पे? -1 और इंटू 100।
ठीक है, तो भाई बताना यहाँ पे 1 + 2x/100 - 1, तो ये +1 -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x/100 × 100, तो आप 100 उड़ा दो, फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x%। थोड़ा ये अभी आपको और अच्छे से समझना है, फार्मूला ऐसे डायरेक्ट नहीं रटना आपको। ये जो हमने ΔR/R × 100 बराबर 2x%, x का मतलब क्या है कि लेंथ में कितना परसेंट हमने चेंज किया, लेंथ हमने कितना परसेंट बढ़ा दिया है। ये फार्मूला तब तक वैलिड होगा जब तक x का वैल्यू 1 से लेकर के 5% है, x का वैल्यू 1 से लेकर के 5% है। अब जैसे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज बाई 1%, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कंडक्टर के लेंथ को हमने क्या किया, 1% बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई कर लो, फाइनली कितना बन गया 2%। लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, इतना जल्दबाजी में आंसर टिक नहीं करना है। 2 × x का वैल्यू 1% दिया था, तो 1 × 2 फाइनली 2% आ गया, लेकिन उसमें 2% एक ऑप्शन था और एक ऑप्शन था 2.01। अगर मान लो तुमसे देखो नॉलेज चेक करना चाहता है कि तुम किससे फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, वो टीचर का लेवल कैसा है, वो टीचर इतना डिटेल में तुमको समझाया या नहीं समझाया है, तो उसने क्या किया कि पहला ऑप्शन दे दिया भाई 2%, सेकेंड ऑप्शन दे दिया 2.01%, थर्ड ऑप्शन दे दिया 4%, ऐसे करके मान लो, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए थे। अब ये फार्मूला केवल तुमने पढ़ा, नीट वाले बच्चों की बात हो रही है और खुश हो गए कि भाई देखो सर ने मजा आ गया, मतलब फार्मूला एक बना दिया, जेब में इसको रख लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 2x%, x का वैल्यू 1 से लेके 5% है, तो फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला लगाते समय भी आपको ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर गलती कुछ ना कुछ होगी। जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए ना, वो आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ा सा कुछ कम आएगा। जैसे आपने लेंथ 1% ही बढ़ाया है, आंसर 2% आना चाहिए, और यहाँ पर ऑप्शन दिया भी है 2%, आपने इसको टिक किया, आगे बढ़ गए, आंसर आपका गलत होगा। रीजन कि यहां पर सही आंसर जिसमें जरा सा भी करेक्शन नहीं है, वो आंसर हमारा 2.01% है। अभी 2.01% कैसे आया होगा, तो आप चाहो तो इसको याद कर लो, फिर ये वाली चीज को, ये कोई भी ये आप इसको याद कर लो, इस चीज को, ठीक है, ये वाला फार्मूला, और तरीका आपको पकड़ना, तरीके सामने आपको लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं तो आप जितना परसेंटेज लेंथ की बढ़ाएगा तो फाइनली वो वैल्यू यहाँ पे रख लेना है, लेकिन ये वैल्यू अगर 1 से 5% के बीच में है तो, और गलती जैसे यहाँ पे देखो 2% है, इसके बाद 2.01% भी है, तो आंसर इसमें 2.01% होगा, ये 2% आंसर नहीं रहेगा हमारा। तो 100% एक्यूरेट आंसर लाना, कुछ भी गलती नहीं रखनी है, तो उसके लिए ये हमारा फार्मूला है। ये आया कैसे होगा, नया माइनस पुराना बटे पुराना गुणा 100। और ऐसे क्वेश्चन देखो, जैसे कहेगा, थोड़ा सा आपको हम एक आध क्वेश्चन ऐसे ही करवा दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं बाई 50%, अब देखना थोड़ा सा आपको कुछ यहाँ पे और अच्छा फील आएगा। लेंथ हमने इंक्रीज किया कितना 50%, तो यहाँ पर 2 × 50 कितना हो गया 100, बट पता है आंसर इसका जो बनता है सही आंसर 125%। रेजिस्टेंस जो बढ़ेगा वो 125, लेकिन इसके हिसाब से कितना 100%, कितना कम पड़ा 25%। तो गलती का जो वेटेज बढ़ता चला जाएगा। अगर हम इसमें थोड़ा देखें कि भाई यहाँ पर हम इसको भी सही कह सकते हैं, इसको भी सही कह सकते हैं, रीजन कि इसमें गलती बहुत ज्यादा नहीं है, 2% और 2.01% ये लगभग सही के बराबर है, लेकिन 100% और कहा भाई 125% इनको आप बराबर नहीं मान सकते हैं। तो 100% एक्यूरेट आंसर लाने वाला ये तरीका हमारे पास है, और केवल 1 से लेके 5 तक हम कहेंगे। अगर मान लो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि 1% रेजिस्टेंस, 1% लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा, तो वो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। एक आध बार ऐसा हुआ जहां पर ये ऑप्शन भी दिया, ये ऑप्शन भी दिया है, फिर आप इसको गलती से टिक नहीं करना, आप इसको टिक करना 2.01%। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको अच्छे से आप देख लीजिए।
बाकी इसमें देखो आप क्वेश्चन करना चाहो तो आप क्वेश्चन बना लेना, हम लैंग्वेज क्वेश्चन की बोले दे रहे हैं, आपका हिंदी है इंग्लिश मीडियम कुछ भी है। जैसे हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर हमने लेंथ वायर की जो लंबाई है उसको हमने 10% बढ़ा दिया है तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा, इसका आप आंसर कैलकुलेट करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपको और बोल रहे हैं, अगर हमने कंडक्टर की लेंथ को 100% बढ़ा दिया है तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा, इसको भी जाकर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अब यहाँ पे नया माइनस पुराना मतलब ये फार्मूला, नया माइनस पुराना बटे पुराना गुणा 100, ये फार्मूला यहाँ पे लगाना आपको। तो ये दो वैरायटी के न्यूमेरिकल जो नीट और जेईई में पूछे जाते हैं, अभी बातें बहुत सारी बाकी हैं। ठीक है, क्वेश्चन का जो वेटेज है वैरायटी है हमने आपको पहले ही बता दिया था, क्वेश्चन का लेवल यहाँ से ठीक ठाक जाने वाला है। वापस फिर से हम देखो फार्मूला हमारे पास वही R इक्वल टू रो एल बाई ए। इस फार्मूले पर अभी और चर्चा करनी है हमें। अब जो क्वेश्चन बनेंगे उनका वेटेज थोड़ा और भी अच्छा होगा। ठीक है, इसमें जो ए होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ए का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, और एल का मतलब सिंपल दिख रहा है लेंथ ऑफ कंडक्टर, रो का मतलब क्या है रेजिस्टिविटी, ये भी सब कुछ पता है। तो भाई चलो बताना फिर इसका